Okay, hello students. In today's session, we will discuss the concept of diuretics and basically high ceiling diuretics, जिसको हम लूप डायूरेटिक्स भी बोलते हैं। बहुत ज्यादा पोटेंट होती हैं। इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो फ्यूरासेमाइड, टॉर्सेमाइड, ब्यूमेटानाइड, एथाकार्निक एसिड और भी, राइट, और भी बहुत सारी हैं। तो इतना आपको बेसिकली लर्न करना है। तो हाई सीलिंग डायूरेटिक स्टार्ट करने के पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। देखिए बेसिकली ओवरऑल नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में ये जो हमने जनरल जो आपको पता है उसको बार बार हम उसमें टाइम अपना वो नहीं करेंगे। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, दिस इज लूप ऑफ हेनले एंड लूप ऑफ हेनले यहां से स्टार्ट है डॉटेड लाइन के बाद, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले and this is hairpin turn. This is ascending limb of loop of Henle, which has two segment, thin segment and thick segment. And this is distal convoluted tubule. Up to here loop of Henle, यहां तक loop of Henle है। और इसके बाद this is collecting duct. तो देखिए बेसिकली लूप डायूरेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करते हैं। और कहां पर ब्लॉक करते हैं? तो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को ये ब्लॉक करते हैं थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनेलिन। किसको ब्लॉक करते हैं? सोडियम पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट, राइट। ये अब बेसिकली हम देखते हैं कि जैसे ये देखिए पीसीटी लूप ऑफ हेनले, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये वाला पार्ट। अब यहां पे जो ये चैनल दिखाया गया है, दिस इज बेसिकली द सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट, राइट। ये जो सेल है दिस इज इपिथेलियल सेल ऑफ थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। नॉर्मली क्या होता है कि देयर विल बी दिस ट्रांसपोर्टर। ये ट्रांसपोर्टर क्या हेल्प करेगा? पीछे से जो बेसिकली आपके सोडियम पोटेशियम या 2 क्लोराइड जो भी आयंस आ रहे हैं, चूंकि ये सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर है, तो ये क्या करेगा? देखिए क्लोराइड आयन को यहां से हुक करेगा और क्लोराइड आयन को लेके गया अंदर इपिथेलियल सेल के। इसी तरीके से पोटेशियम आयन को ये लेके गया अंदर, इसी तरीके से ये सोडियम आयन को लेके गया अंदर। मींस सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट takes the sodium from the luminal site and through it inside of the epithelial cell. सेल के अंदर तीनों चीजें इसने रख दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये इसकी ल्यूमिनल साइड है। प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया ल्यूमिनल साइड क्या होती है। एंड दिस साइड इज द बेसोलेटरल साइड ऑफ epithelial cell. Towards the blood vessel, this is basolateral side. Towards the lumen, this is luminal side. तो जब क्लोराइड, सोडियम एंड पोटेशियम अंदर आ गए विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। नाउ दिस क्लोराइड आयन इज बाहर सेंड कर दिया जाएगा किसकी हेल्प से? क्लोराइड चैनल की हेल्प से। क्लोराइड चैनल इसको ओपन, क्लोराइड चैनल ओपन होंगे एंड दे विल अलाउ द शिफ्टिंग ऑफ क्लोराइड आयन, क्लोराइड चैनल फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द इपिथेलियल टू द आउटसाइड ऑफ द इपिथेलियल। और ये कहां चला जाएगा? इन द वैस्कुलर कंपार्टमेंट। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? बेसिकली ये जो ट्रांसपोर्टर थे इसने किसमें हेल्प की? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड आयन, राइट। दूसरी अगर हम बात करें सोडियम आयन की, तो सोडियम आयन अंदर गए एंड इन द बेसोलेटरल साइड दिस इज सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप। दिस पंप, अगर सपोज करिए ये कोई सेल है और यहां पे आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप है। क्या है? सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप। तो चूंकि इसके नाम के साथ एटीपी लगा है, नॉर्मल कंडीशन में सोडियम की कंसंट्रेशन कहां ज्यादा होती है? आउटसाइड ऑफ द सेल। और इसकी मूवमेंट कहां होता है? इनसाइड। लेकिन चूंकि सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप में क्या इन्वॉल्व है? एटीपी। और तो इसका इस पंप के थ्रू जो सोडियम का मूवमेंट होगा दैट इज
अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मींस कहां से कहां, अंदर से बाहर। नॉर्मली तो हम ये पढ़ते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम को कहां करेगा, सेल के अंदर से बाहर, और जबकि पोटेशियम को बाहर से कहां करेगा, अंदर, राइट। तो अब सेम पैटर्न यहीं पे, दिस इज सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप, this will take the sodium from inside of the epithelial cell and throw it outside into the, this is ECF extracellular fluid, जहां से शिफ्ट कहां हो जाएगा, इनसाइड ऑफ द वेस्कुलर कंपार्टमेंट, मींस अगेन देयर विल बी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। नाउ नेक्स्ट, फॉर द पोटेशियम, because the sodium potassium ATPH pump itself जब 3 सोडियम में बाहर करता है तो दो पोटेशियम कहां लाता है, अंदर। तो पोटेशियम जितना ये सोडियम को बाहर करता जाएगा, मींस रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा, उतना ये पोटेशियम का इपिथेलियल सेल के अंदर क्या करता जाएगा, एक्यूमुलेशन। क्या होता जाएगा, एक्यूमुलेशन। और जब ये एक्यूमुलेशन होगा तो यहां पे इपिथेलियल सेल क्या हो जाएगी, पोटेशियम रिच हो जाएगी, राइट। पोटेशियम क्या हो जाएगी, रिच। तो बेसिकली जब ये पोटेशियम रिच होगी, तो एक तो पोटेशियम आने की वजह था कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप चूंकि सोडियम को बाहर कर रहा है, इस वजह से उसको पोटेशियम अंदर लाना पड़ रहा है। अब जो पोटेशियम को इसको ट्रांसपोर्टर के हेल्प से अंदर ले जाया गया था, वो पोटेशियम भी तो धीरे धीरे यहां पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मींस मतलब ओवरऑल इन दिस इपिथेलियल सेल पोटेशियम की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। इसीलिए नेचर ने प्रोवाइड कर रखा है यहां पे potassium channels, and these potassium channels allow the movement of potassium again back into the this lumen, means lumen of the thick ascending limb of loop of Henle। तो अब बेसिकली ये पोटेशियम कहां जा रहा है, आउटसाइड। मतलब आउटसाइड मींस इन द, अगेन रीबैक हो गया कहां, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अच्छा, जितना ज्यादा पोटेशियम अंदर आएगा, मींस कौन सा चार्ज अंदर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो हम क्या बोलेंगे कि उतना ज्यादा ये जो हमारी सेल होगी, ये जो ट्रांस थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की ल्यूमिनल वॉल होगी, दिस विल बी इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये क्या होगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, बिकॉज देयर इज मोर एंड मोर अवेलेबिलिटी ऑफ पोटेशियम ड्यू टू दिस पोटेशियम लीक। क्योंकि पोटेशियम गया तो अंदर, लेकिन वो बाहर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप भी पोटेशियम को अंदर ला रहा, प्लस ये पोटेशियम, ओवरऑल पोटेशियम बहुत ज्यादा हो रहा। पोटेशियम के लिए लीकी चैनल, मतलब पोटेशियम चैनल है, वो से अगेन ल्यूमेन में रीबैक आ रहे हैं, और जिसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ने की वजह से बेसिकली यहां पे जो पीछे से और कौन से आयन है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, डाइवेलेंट केटायन। कौन से केटायन, डाइवेलेंट केटायन। जब डाइवेलेंट केटायन बेसिकली आते हैं यहां पे, तो अगर मैं ये एक दूसरी सेल यहां पे स्मॉलर सेल बना दूं, जैसे एक इपिथेलियल सेल है, इसको मैंने लार्ज करके दिखाया है, सपोज करिए ये कोई दूसरी इपिथेलियल सेल है, राइट, ये इस तरीके से ठीक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की ये दूसरी इपिथेलियल सेल है। Now the divalent cation which is coming from the proximal convoluted tubule due to the development of more electropositivity in the lumen of thick ascending limb of loop of Henle. Now this positive charge and this positive charge, electropositivity lumen वाला positive charge और इसका divalent cation का positive charge, they will repel to the each other. Opposite charge will attract to the each other, but the same charge will repel to the each other. जब ये सेम चार्ज होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये जब रिपेल करेगा तो दे विल फाइंड अ प्लेस, ये एक प्लेस पाएंगे इन बिटवीन द टू इपिथेलियल सेल, और ये वहां से क्या हो जाएंगे, डाइवेलेंट केटायन स्कैप हो जाएंगे। मींस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम यहां से स्कैप हो गए, एंड दे विल रीच टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड अगेन बैक इनटू द वैस्कुलर कंपार्टमेंट। तो इस तरीके से ओवरऑल ये पंप वर्क करता है, राइट। अब बात क्या हो रही है, देखिए बात यहां पे हो रही है कि अब आ गया है आपका कौन, बेसिकली अब आ गया है आपका फ्यूरासामाइड।
डायूरेटिक ड्रग। तो अब आप इसको इस तरीके से देखिए, अब यहां पे आपका ओवरऑल ये देखिए, ये इस तरीके से आपका आ गया क्या, फ्यूरोसमाइड। ये आपकी फ्यूरोसमाइड ड्रग है। अब दिस furosemide drug will bind to the sodium potassium 2 chloride co-transport in the thick ascending limb of loop of NLA, so that sodium will not reabsorb। सोडियम अंदर नहीं आएगा, मीन सोडियम अब कहां गया, फॉरवर्ड गया इन द डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, बराबर। पोटेशियम भी अंदर नहीं आएगा, इट मींस पोटेशियम कहां गया, फॉरवर्ड गया। क्लोराइड भी अंदर नहीं आएगा, इट मींस क्लोराइड कहां गया, फॉरवर्ड गया। तो अब बेसिकली इससे क्या हो रहा है कि देखिए, जब सोडियम अंदर नहीं गया, फॉरवर्ड मूवमेंट हो गया टुवर्ड्स द डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। अब बेसिकली यहां पे जो पोटेशियम आयन जब अंदर नहीं जाएगा, राइट, पोटेशियम आयन जब अंदर नहीं जाएगा तो ओवरऑल यहां पे जो सोडियम की अवेलेबिलिटी कम हो गई। तो जब सोडियम की अवेलेबिलिटी कम हो गई तो क्या ये पंप वर्क करेगा, पंप वर्क नहीं करेगा। क्या पोटेशियम अंदर आएगा, नहीं कराएगा। आफ्टर ब्लॉकिंग फ्यूरोसमाइड, फ्यूरोसमाइड दे दिया, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो गया, सोडियम अंदर नहीं गया, सोडियम चला गया फॉरवर्ड। जब सोडियम अंदर नहीं गया तो ये पंप काम करना बंद कर दिया, क्योंकि इस पंप का काम था सोडियम को बाहर करना। तो जब ये पंप ही काम नहीं किया तो क्या पोटेशियम अंदर आया, नहीं आया। क्या यहां से पोटेशियम इस पंप के थ्रू, को ट्रांसपोर्टर के थ्रू आया, नहीं आया। यहां से क्या मोर एंड मोर पोटेशियम लीक होंगे, नहीं होंगे। इट मींस अब जो केस बनने वाला है वो ये है, नाउ देयर विल बी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। क्या होगी यहां, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी कैसी है, लेस है, वेरी लेस है। तो ड्यू टू द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, अभी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो गई, द डाइवेलेंट कैटायन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द बैक साइड, the less electropositivity means we will consider as negativity, और you can say the less electropositivity कि अब इतनी पावर नहीं है कि ये इस डाइवेलेंट कैटायन को क्या कर पाए, रिपेल कर पाए। और जब रिपेल नहीं कर पाएगा तो डाइवेलेंट कैटायन विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये अट्रैक्ट होके किधर चले जाएंगे, इन द डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मींस ओवरऑल after blocking with the high ceiling diuretics or the loop diuretics, sodium potassium chloride along with the divalent cation calcium and magnesium also reaches towards the distal convoluted tubule। और बेसिकली यहां पे जो अब ओवरऑल जो जैसे जितना सोडियम यहां पे पहुंचेगा, कहां पे, इन द कलेक्टिंग डक्ट। इन द कलेक्टिंग डक्ट, जैसा कि हमने पहले एसिटाजोलामाइड में भी पढ़ा था कि जितना सोडियम पहुंचेगा उतना वो पोटेशियम से क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो बेसिकली जब यहां पे सोडियम आएगा, अब देखिए ये आयंस तो बेसिकली ये सारे आयंस आ ही रहे हैं, राइट, लेकिन यहां पे हम बात करेंगे कि जितनी सोडियम पहुंचेगा वो सोडियम चैनल के थ्रू ये सोडियम इपिथेलियल सेल के अंदर चला गया। कहां की हम बात कर रहे हैं, इन द कलेक्टिंग डक्ट। एंड इन द सोडियम, ये सोडियम विल बी अपटेकन बाय द सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप। और ये सोडियम कहां चला गया, इधर कहीं पे क्या होगी, अगेन सेम पैटर्न, दिस विल बी अ ब्लड वेसल, ईसीएफ में आ गया। और ये पोटेशियम लाएगा, अगेन ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप है, सेम फंक्शन इसका, सोडियम बाहर ले जाएगा, यहां पे सोडियम को अवेलेबल कराएगा। पोटेशियम फिर अगेन कहां आ गया, ल्यूमेन में। तो जितना ज्यादा सोडियम यहां आएगा उतना ज्यादा यहां पे क्या होगा, पोटेशियम ल्यूमेन में आएगा। इट मींस उतना ज्यादा जो यूरिन में पास होगा वो क्या पास होगा, पोटेशियम। तो आपका ओवरऑल अगर यूरिनरी ड्रॉप की बात करें तो उसमें क्या क्या आ रहा है, आपका सोडियम आ रहा है, राइट। अब 100% सोडियम नहीं चला जा रहा है, सोडियम आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है, क्लोराइड आ रहा है, एंड मैग्नीशियम आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है। तो इतने सारे आयंस आ रहे हैं। एंड वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ हाई सीलिंग डायूरेटिक्स की ये मैक्सिमल नाइट्रियूरेटिक होते हैं। मैक्सिमल नाइट्रियूरेटिक मींस
जितनी सारी आपकी बेसिकली वो ड्रग्स हैं, कौन सी, डायूरेटिक्स, उनमें जो नाइट्रियूरेटिक की प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा फुरासमाइड या बेसिकली हाई सीलिंग डायूरेटिक्स की है। नाइट्रियूरेटिक मींस, डायूरेटिक्स मींस वो ड्रग्स जो बेसिकली यूरिनरी आउटपुट को बढ़ा दें, और यूरिनरी आउटपुट में कोई भी आयन हो सकता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कुछ भी, ये सारे आयन हो सकते हैं। लेकिन नाइट्रियूरेटिक में वो ड्रग्स होंगी जो बेसिकली सोडियम की अवेलेबिलिटी को यूरिन में बढ़ाते हैं। तो सोडियम की अवेलेबिलिटी, तो मैक्सिमल नाइट्रियूरेटिक इफेक्ट किसका होता है, हाई सीलिंग डायूरेटिक का। तो इसीलिए सोडियम भी यहां पे ज्यादा होगा, राइट। भले ही यहां पे एक्सचेंज होगा, फिर भी सोडियम यहां पे ज्यादा होगा क्योंकि इसकी मैक्सिमल नाइट्रियूरेटिक प्रॉपर्टी है। तो एक तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, द इंपॉर्टेंट जो कि आपकी कॉपी में हाईलाइट करनी है, ये वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटरी एक्शन होता है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटरी एक्शन अगर होगा तो जिस ड्रग का कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटरी एक्शन होगा वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट लाइक एस्ट्राजोलामाइड में हम पढ़ा था, वो बेसिकली किस आयन को प्रमोट करेंगे, लीकेज को, बाइकार्बोनेट आयन को। किसको, बाइकार्बोनेट आयंस को। तो ये बात हो गई, ये दो प्रॉपर्टी यहां पे कवर हो गई, इसको मैं इससे कोरिलेट करूंगा तो वहां पे बताऊंगा, राइट। तो बेसिकली आपका लॉन्ग, अगर आपको ये पता लगे कि लॉन्ग टर्म अगर फुरासमाइड या हाई सीलिंग डायूरेटिक की थेरेपी चलती है तो आपके बॉडी में किसकी कमी हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस के होने के चांसेस होंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूअस किसकी लीकिंग को प्रमोट करता है, कैल्शियम, राइट। तो ऑस्टियोपोरोसिस कई बार लॉन्ग रन पे फुरासमाइड थेरेपी में या हाई सीलिंग डायूरेटिक के थेरेपी में होता है, इसीलिए कई बार कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन हम साथ में देते हैं। तो यहां का आई थिंक सारा आपका कंटेंट क्लियर हो गया, ये क्लियर है। अब प्रॉपर्टीज में देखिए, दो प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने कवर कर रखी है। पॉसेस वैसोडाइलेटरी एक्शन, जो बेसिकली ये हाई सीलिंग डायूरेटिक होती है, स्पेशली अगर हम फुरासमाइड की बात करें तो इसमें वैसोडाइलेटरी एक्शन होता है। मींस वेसल्स को डायलेट करते हैं, वेसल्स को डायलेट करेंगे, इट मींस ब्लड प्रेशर को क्या करेंगे, लो करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी का यूज बेसिकली हम कहां करते हैं, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस यूजेस की अगर हम बात करें, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको यूजेस कोट करना होगा इडेमा में। अब इडेमा किसी, इडेमा मतलब होता है ओवरऑल बॉडी में, जैसे किस रीजन से इडेमा है वो एक अलग वजह है कि बॉडी में इडेमा कहां है, लेकिन ओवरऑल अगर हम इडेमा की बात करें, फ्लूइड एक्यूमुलेशन अगर बॉडी में हो रहा है तो उसके रिलीफ के लिए हम क्या यूज करते हैं, चाहे वो रीनल इंड्यूस्ड फ्लूइड एडेमा हो, पल्मोनरी इंड्यूस्ड हो या कार्डियक एडेमा हो, सबके केस में हम हाई सीलिंग डायूरेटिक को यूज करते हैं। हाइपरकैल्सीमिया की प्रॉब्लम जस्ट इससे कोरिलेट किया, चूंकि कैल्शियम की एक्सक्रीशन को बेसिकली प्रमोट करता है, इसीलिए अगर प्रॉब्लम हाइपरकैल्सीमिया में की हो, बॉडी में कैल्शियम ज्यादा हो, तो बेस्ट सुटेबल यहां पे डायूरेटिक कौन सी होगी, हाई सीलिंग डायूरेटिक, क्योंकि वो कैल्शियम के एक्सक्रीशन को भी प्रमोट करती है। और कई बार कार्डियक के केस में आपका, चूंकि इसका वैसोडाइलेटरी एक्शन होता है, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली आफ्टर लोड को भी क्या करेगी, कम करेगी। आफ्टर लोड का कॉन्सेप्ट आपको पहले समझाया जा चुका है। तो ये बेसिकली ये बात हो गई। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, हाई सीलिंग डायूरेटिक को हम मॉडरेट से सीवियर रीनल फेल्योर में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका रीजन ये होता है कि देखिए मॉडरेट जो रीनल फेल्योर का केस होगा वहां पे बेसिकली आपका, जैसे ये अगर मैं एफरेंट आर्टेरियोल बनाऊं तो आपका ये पता है कि इसका डायमीटर कम है, इसका डायमीटर ज्यादा है, सब बेसिक चीजें हैं। ओवरऑल अगर यहाँ पे आपके लीकेज में प्रॉब्लम हो रही है, जीएफआर में दिक्कत हो रही है, तो अब हम मान के चलते हैं कि आपका किडनी क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे चूंकि इसका जो यहां तक आना है, जैसे ये यहां तक फ्यूरासमाइड कैसे आई, तो बेसिकली ये होता है ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर, इसको लाते हैं। कौन लाते हैं, ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर मींस, ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर मींस वो यहां से डिफ्यूज होके नहीं आ रही है, उसको ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर ला रहे हैं इपिथेलियल सेल के थ्रू। इपिथेलियल सेल के थ्रू बेसिकली ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर यहां तक फ्यूरासमाइड को ला रहे हैं। तो उससे ये मतलब हमको नहीं है कि यहां पे फिल्ट्रेशन फेल हो रहा है या सही हो रहा है। यही वजह होती है कि हम इसको मॉडरेट टू सीवियर रीनल फेल्योर में भी यूज करते हैं। द रीजन, मेन रीजन बिहाइंड इट,
कि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है अप टू द साइट ऑफ एक्शन, ये क्या होता है, ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्ट होता है, ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर के थ्रू होता है। तो दिस वाज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस द एडवर्स इफेक्ट रिलेटेड विद द high ceiling diuretic and the contraindication of the high ceiling diuretics. Thank you very much.